बहू की उम्र की सास। मुकदमा शुरू किया जाए। सीधी बात कहती हूँ, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना जज साहब। हमारी शादी को 36 साल हो गए हैं। ये आदमी अब भी मुझसे दूध पानी चाय पत्ती चीनी इन चीज़ों की लड़ाई करता है। अब मुझसे ये शादी और नहीं खींची जाएगी। अरे तो तुमसे शादी करना कौन चाहता है? तुम छोड़ो तो मुझे, मैं तुरंत दूसरी बीवी ले आऊंगा। देख रहे ना जज साहब, आप इन्हें, इस आदमी को मेरे साथ रहना ही नहीं है। ये तो तैयार है दूसरी औरत लाने के लिए। इस उम्र में इसे दूसरी औरत चाहिए। बोलिए, जल्दी इनका केस खत्म हो और ये डिवोर्स फाइनल हो तो मेरा पीछा छूटे इस रोज रोज के ड्रामे से। शादी के 12 साल के बाद डिवोर्स समझ में आता है, पर 36 साल के बाद आप डिवोर्स लेना चाहते हैं? इस उम्र के बाद तो साथ रहना ना रहना बराबर हो जाता है। और जो प्रॉब्लम आप बता रही है, एक उम्र के बाद हर शादी में यही प्रॉब्लम होती है। अब इस उम्र में आपके पति आपको हनीमून पर विदेश तो लेकर जाएंगे नहीं। अपने बच्चों की शादी कीजिए और उनके भविष्य के बारे में सोचिए। पोते पोतियों में दिमाग लगेगा तो अपने आप इन चीज़ों से हट जाएगा। तभी बाकी लोगों के साथ बैठी प्रीति अपना हाथ ऊपर उठाती है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ सर। मैं कटघरे में आना चाहती हूँ। मैं इनके बड़े बेटे सुनील की पत्नी हूँ। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि बच्चे की शादी करो और पोते पोतियों को खिलाओ। कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? दिन भर तो ये लड़ते रहते हैं जज साहब। इनकी लड़ाई से परेशान होकर सुनील ने तो आधा वक्त बाहर ही खाना शुरू कर दिया है और मुझे तो एक कान से सुनना ही बंद हो गया है। न जाने क्या लड़ाई है इनकी जो ख़त्म ही नहीं होती। मेरा पति घर पर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होंगे पोते पोती? और एक देवर है मेरा, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है, पर उसके लिए लड़की ढूंढने का वक्त भी नहीं है इनके पास। हर रोज़ पापा मम्मी आपस में लड़ते रहते हैं और रसोई का बंटवारा कर देते हैं। पर न मम्मी जिसे अपने हिस्से की रसोई संभलती है, न पापा जिसे अपने हिस्से की। दोनों के लिए अलग अलग रसोई में खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। कब तक सहूँगी मैं सब कुछ? प्लीज़ आप इनका डिवोर्स करवा दीजिए, वरना कहीं ये ना हो कि मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना पड़ जाए। वही तो जज साहब कह रहे हैं बहू, कि ये हर घर की कहानी है। फिर भी इस औरत को मुझ में दिक्कत दिखती है। यहाँ सब औरतों के पति को बुरी आदतें होती है, मुझ में तो कोई बुरी आदत भी नहीं है। आप बताइए जज साहब, इतने सालों मैंने इनके माँ बाप की सेवा की, इनके बच्चों को जन्म दिया पाला पोसा, पर इन्होंने मेरे माँ बाप के लिए क्या किया? आज तक वो अपने ससुराल नहीं गए, ना मुझे जाने दिया। मुझे लगता है कि आप दोनों को साथ में बैठकर बात करने की ज़रूरत है। अपने लॉयर से इस बारे में सलाह लीजिए। तब तक के लिए कोर्ट अर्जन किया जाता है। घर की बात आज कोर्ट तक चली गई थी, फिर भी ना ही मंजू ना ही मुकेश को कोई फर्क पड़ा। अपने घर के इस ड्रामा से परेशान होकर प्रीति अपनी माँ को कॉल लगाती है। परेशान हो गई हो मम्मी ये रोज रोज के ड्रामा से। तुमने तो बोला था शादी कर लो बेटा। तुम्हारे सास ससुर की उम्र ही कितनी बची है? 2-3 महीने में कोई ना कोई तो टपक जाएगा। यहाँ कौन टपकेगा? इनके शरीर में तो मुझसे भी ज्यादा जान है मम्मी। प्रीति अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी उसे हॉल से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और वो क्या देखती है, उसकी सास अपना सामान बांध कर घर से निकल रही है। इस घर से निकल रही है ना? अब भले कोर्ट इस तलाक को मंजूरी ना दे, पर मैं अभी के अभी आपको तलाक देता हूँ। कभी इस घर में लौट कर मत आइएगा। सभी को लगता है कि रोज लड़ने वाला ये जोड़ा वापस से अगले दिन साथ हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। इस बात को 6 महीने हो जाते हैं, पर मंजू लौटती ही नहीं, ना ही उसकी कोई खबर मिलती है। कब तक फिक्र होगी इन लोगों को हमारी? इतने दिन हो गए मम्मी को गए, एक बार भी उन्होंने जानना चाहा कि मैं कैसा हूँ? मम्मी जी ना सही मैं तो हूं ना भैया। मैं और सुनील मिलकर आपके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर आपकी शादी करवा देते हैं। अब अपना अपना रास्ता पकड़ना ही सोल्यूशन है। यहाँ प्रीति ये कहती है कि दरवाजे पर मुकेश गले में वरमाला डाले किसी लड़की के साथ आ खड़ा होता है। बहू, जाओ पूजा की थाली तैयार करो, तुम्हारी सास आई है। मेरी शादी करने की उम्र में शादी आपने कर ली पापा? अरे तो तू भी कर ले बेटा। वैसे भी तेरी नई मम्मी उम्र में तेरी बीवी की जिठानी लगेगी। चलिए लीजा जी। मुकेश लीजा को अपना पूरा घर दिखाता है। इतना बड़ा घर और आपके लिए ये छोटा सा कमरा। प्रेम तो अकेली जान है। मैं क्या सोच रही थी, उसे हमारे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और हम उसके कमरे में चले जाते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। और प्रेम की नई मम्मी का आदेश आ जाता है कि उसे अपना रूम बदलना होगा। इस घर में सब शर्म बेचकर खा गए हैं। जिस उम्र में बेटे को लुगाई लानी चाहिए, उस उम्र में शादी कर रहा है बाप। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्तों को? पर प्रेम करता भी क्या?
वो अपने पापा के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। आराम से नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद लीज़ा अपने कमरे से बाहर आती है और हॉल में बैठ जाती है। अरे बहू कहाँ हो? ये पापा जी की नई वाइफ मुझे आवाज़ क्यों लगा रही है? मेरी उम्र की होकर मुझे बहू कह रही है। इनको तो मम्मी जी बोलते भी शर्म आएगी मुझे। किसी तरह हिचकिचाते प्रीति अपनी सास के पास जाती है। सीधी खड़ी हो, ऐसे डोल क्यों रही हो? पीठ में रीढ़ की हड्डी को हटाकर सांप लगवाया है क्या? और हाँ, तुम्हारे ससुर जी और सासू माँ रहते हैं इस घर में, तो सर ढक कर रहा करो। सर ढककर? नहीं समझ में आ रहा तो मैं सर ढककर बता देती हूँ कि कैसे ढकते हैं सर। पर याद रखना बहू, अगर मैं बताने उठ गई ना तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। प्रीति हड़बड़ाकर अपना सर ढक लेती है। अब जाओ और खाने की तैयारी करो। और हीरोइन, जो चप्पल पहन रखी है ना तुमने, उसे रसोई के बाहर ही खोल देना। जी मम्मी जी। अपनी नई सास की इस बाली उम्र को देखकर प्रीति तो कुछ और ही सोच रही थी, पर यहाँ तो छोटी उम्र की सास में उसे ललिता पवार मिल गई थी। प्रीति हमेशा की तरह रसोई में जाते ही अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है, पर पीछे से लीज़ा आकर उसका फ़ोन छीन लेती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रसोई में इस्तेमाल कर रही हो बहू? किसी दिन गैस के पास रहने के कारण मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाए और हमारे किचन का फर्नीचर खराब हो जाए तो उसके पैसे किसके जाएंगे? मेरे पति के ना। इतना रिस्क ले सकती हूँ क्या मैं? फ़ोन लेकर जा रही हूँ, जब रात को अपने कमरे में जाओगी तो ले लेना। और हाँ, मेरी नज़र ना तुम पर रहेगी। अपनी मम्मी से तुम दिन में आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करोगी, समझी? अगर किचन में आग लगी तो मैं मर जाऊंगी, पर आपको फर्नीचर की चिंता हो रही है, और इसमें मेरी माँ कहाँ से आ गई? उनसे क्यों ना बात करूं मैं? वो इसलिए क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अभी भी मेरे पति के नाम पर है। जिस दुकान में तुम्हारा पति बैठता है ना, उसका ऑनर अभी भी मुकेश है, यानी कि मैं। जब चाहूँ मैं सुनील को वहाँ से हटा सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उस पर सवाल तुम ना ही करो तो अच्छा है। बहू हो ना, तो ऐसे ही रहो, हैं? हे भगवान, मैं तो अपनी सीधी सादी सास से मुक्त होना चाहती थी। तुमने तो मुझे ये हिडिंबा दे दी। माफ़ कर दो भगवान, मेरी सीधी सादी सास को वापस भेज दो। मम्मी जी भले दिन भर पापा जी से कलेश करती थी, पर मुझे तो एक शब्द भी नहीं कहती थी। अपनी सास का ऐसा बिहेवियर देखकर प्रीति घबरा जाती है और कांपते हाथों से खाना तैयार करती है और खाना टेबल पर परोसती है, जिसे देखती ही लीज़ा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। खड़ी हो जाओ, हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की तुम्हें? अरे क्या हो गया लीजा जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही है? बैठ गई है तो बैठने दीजिए। कैसे बैठने दूं? अच्छा लगता है क्या? यही तो बात है, आपकी कोमल मन के कारण ही आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ इतना बुरा किया, छोड़कर चली गई आपको, और आपके बच्चे मार्ग से भटक गए हैं। इन सबको लाइन पर ला दूंगी मैं, मेरा वादा है आपसे। ये कहने के बाद लीज़ा जैसे ही रोटी का पहला निवाला खाती है, फिर से प्रीति की वाट लग जाती है। ये इतनी कड़क रोटी खिलाती थी तुम अपने पापा जी को इतने दिनों से? अगर इस घर में मैं ना आती तो आपका क्या होता मुकेश जी? और ये सब्जी है? हे भगवान, चलो रसोई में, मैं सिखाती हूँ तुम्हें खाना बनाना। लीज़ा प्रीति से रोटियां तब तक बनवाती जाती है जब तक वो बिल्कुल गोल और सॉफ्ट ना बने। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, मैं जाऊँ? पिछले 4 घंटों से मैं सिर्फ रोटियां ही बना रही हूँ, और इतनी रोटियां अब खाएगा कौन? हाँ ठीक है, रसोई साफ कर दो, फिर कपड़े धो लेना और इन रोटियों को फ्रिज में रख दो। तुम्हें ही खाकर खत्म करनी है, राशन मुफ्त में तो आता नहीं। प्रीति खाना बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद कपड़े धोकर जैसे ही सोने जाती है, लीज़ा वहाँ पहुँच जाती है। क्या किया है आपने ऐसा कि आपको सोना है मैडम? हाँ, जाओ सभी कमरों के पर्दे और सोफा कवर साफ कर दो। ये हो जाए तो अपने पापा जी की अलमीरा साफ करके आना। प्रीति हर रोज़ बस अपनी सास से बचने का तरीका ढूंढती रहती। अगर मेरी देवरानी आ जाए तो कम से कम काम तो बढ़ जाएगा। अब तो कैसे भी प्रेम भैया की शादी करवानी होगी। सुबह 4 बजे उठकर प्रीति घर का सारा काम कर देती है और लीज़ा के बनाए रूल के अकॉर्डिंग सभी 9 बजे टेबल पर आ जाते हैं, जहां सुनील कहता है, मम्मी अब तो आप ही करता धरता है इस घर की, तो अपने छोटे बेटे का भी उद्धार कर दो। हाँ मम्मी जी, हमारी पुरानी मम्मी जी को तो ना पापा जी की फिक्र थी ना अपने बच्चे की, एक आप ही है जिससे हमारी फिक्र है। अब आप ही कुछ कीजिए ना। हाँ बहू, इन चीज़ों में तो प्रेम की शादी के बारे में मैं भूल ही गया था। अरे जी, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था, इसीलिए तो मैंने इस पूरे घर को बहू से साफ करवाया था।
और अगले दिन से ही प्रेम के परिवार वाले लड़की की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की का रिश्ता मिलता है। दोनों परिवारों में बात होती है और लड़की वाले प्रेम को देखने उसके घर पहुंचते हैं। आपका तीसरा बेटा दिख नहीं रहा है भाई साहब। और बहन जी भी कहीं गए हैं क्या? ये तो है लीज़ा, मेरी मिसेस। ये आपकी वाइफ है? मतलब कैसे? मुझे लगा ये आपकी बहू है। मानना पड़ेगा लीजा जी, देखकर तो लगता ही नहीं प्रेम और सुनील आपके बेटे हैं। क्योंकि वो नहीं है। उनकी उम्र मेरी जितनी है। मम्मी जी पापा जी की दूसरी पत्नी है। इतनी जवान सास होगी तो मेरी बेटी से तो नौकरों की तरह काम करवाएगी। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। संतोष लीजा को देखते ही रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ जाता है, पर सबकी कोशिशें जारी रहती है और फिर एक परिवार प्रेम को देखने पहुंच जाता है। आओ बहू, आशीर्वाद लो। मैं तो खुद सास हूँ बहन जी, प्रीति मेरी बहू है। क्या आपने दूसरी शादी की है भाई साहब? जो बाप अपनी बहू के उम्र की बीवी लाए उस घर में कौन ही अपनी बेटी देगा? बाप रे बाप। चलिए जी, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। ये कहकर फिर से लड़की के परिवार वाले लौट जाते हैं। और सही भी तो था, कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना चाहेगा जहां उसकी सास उसकी जिठानी की उम्र की हो। रात को लीजा मुकेश के बगल में बैठकर उसके हाथों पे हाथ रखकर रोने लगती है। इतनी कोशिश की मैंने कि प्रेम की शादी हो जाए, पर मैं हार गई। सब मेरे कारण हुआ मुकेश जी। अरे नहीं लीज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो हमेशा मेरा अच्छा करना चाहती हो। प्रेम की किस्मत में जो है सो तय है। लीजा पूरी तरह मुकेश को अपने कंट्रोल में कर चुकी थी और आज वो अपना आखिरी दाव खेल देती है। इस घर में जो बच्चे हैं तुम्हारे हैं, जो बहू है तुम्हारी है, मेरा तो कोई नहीं है। कितना बुरा लगता है मुझे जब भी कोई गेस्ट आता है और कहता है, अच्छा आप उनकी दूसरी पत्नी है। इस घर में मेरा क्या है मुकेश जी? मेरी कम उम्र के कारण एक तो सब समझते होंगे कि मैंने तुमसे पैसे के कारण शादी की है, पर तुमने दिया ही क्या है मुझे? कुछ नहीं। और मैंने कभी कुछ मांगा क्या? नहीं ना। मैं तो तुम्हारा घर संवारना चाहती हूँ। कल को तुम्हारी बीवी आई और उसने मुझे घर से निकाल दिया तो? अरे तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल देगी? पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक होता है। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई तब तो तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा ना। मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। और बस लीजा यही तो चाहती थी। वो शराब की बोतल लाती है और मुकेश को पिलाती जाती है। जैसे ही मुकेश को नशा चढ़ने लगता है, लीजा फौरन कबर्ड से प्रॉपर्टी के पेपर निकाल कर लाती है और उस पर अपने पति के दस्तखत करवा लेती है। पागल आदमी, इसे क्या लगा मेरे जैसी कमसीन कली इस 55 साल के बूढ़े से शादी करेगी? पर इन अय्याश मर्दों के साथ यही होना चाहिए। अब जल्दी से रॉकी को फ़ोन करती हूँ और यहाँ से 9-2-11 हो जाती हूँ। जहाँ तक रही प्रॉपर्टी की बात, वो तो अब सीधा मैं इस घर के नए मालिक को लेकर ही यहाँ लौटूंगी। 35 करोड़ का घर, 1 करोड़ की दुकान, सब कुछ बेचकर सीधा दुबई। वूहू! और अगली सुबह जब मुकेश की आंख खुलती है, उसके बिस्तर पर होती है लीजा की एक चिट्ठी, जिसे पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। पहले मंजू चली गई और अब लीज़ा। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। बहुत बुरा किया मैंने मंजू के साथ। उसके गहने बेच दिए, उसकी चूड़ियाँ बेच दी। पति तो बीवियों को सोना ला कर देते हैं, उसे सजाते हैं, और मैंने तो उसके मायके तक के गहने बेच दिए। पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोन उठाता रहा और औरतों पर उड़ाता रहा। मंजू ने कुछ भी किया पर मेरी आदतों को लोगों के सामने नहीं आने दिया। मंजू ठीक कहती थी, ये बाजारू औरतें किसी की नहीं होती। तब जाकर मुकेश को याद आता है कि उसने तो ये घर और दुकान भी नशे की हालत में लीजा के नाम कर दिए थे। वो भागता हुआ अपने बेटों के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। मुझे शुरू से ही जुआ, अय्याशी, नशा सब चीज़ की आदत थी। तुम लोगों के स्कूल फीस से भी मैं नशा कर लेता था। तुम्हें याद है सुनील, कई बार मैं घर नहीं आता था और तुम्हारी माँ कहती थी मैं दुकान पर हूँ। वो तुम लोगों के सामने मुझे गिरता हुआ नहीं देखना चाहती थी बेटा। आज तक उसने ये चीज़ किसी के सामने नहीं आने दी, पर अब वो थक चुकी थी। मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, पर उसने फिर भी मुझे बदनाम नहीं किया। पर आज मेरी इन अय्याशियों के कारण सब कुछ चला गया। जिंदगी भर तो आपने हम लोगों के साथ यही किया पापा, और अब छत तक छीन ली। सड़क पर आ गए हम, सड़क पर। मुझे तो लगता था कि मम्मी जी बेकार की बातों पर आपसे झगड़ती है।
हे भगवान, मम्मी जी कितना सह रही थी, कहाँ होंगी मम्मी जी। तभी मंजू की आवाज़ आती है, यहीं हूँ मैं। बहुत रोका मैंने आपको, पर आप रुके नहीं। फिर मैं समझ गई थी कि इस बार बांध को तोड़ने में ही फ़ायदा है। और बांध टूटा और आपको शायद सबक मिल गया होगा। तुझे क्या लगता है प्रेम, मैं चाहती नहीं थी कि तेरी शादी हो, पर इस आदमी की नज़र इतनी बुरी है कि मेरा मन घबराता था। प्रीति तो ब्लैक बेल्ट है, पर अगर तेरी बीवी भोली होती तो। मुझे पता था जिस आदमी ने अपनी अय्याशियों में कुछ भी नहीं छोड़ा वो इस घर को भी बेच देगा। इसीलिए सुनील ने पहले ही ये घर और दुकान मेरे नाम ट्रांसफ़र करने के पेपर्स बनवा लिए थे और मैंने उन पर इनके दस्तखत ले लिए थे। लीज़ा जिस पेपर्स पर साइन करवा कर लेकर गई है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुकेश की है ही नहीं, ये तो मेरी है। जी तो करता है आपको बाप भी ना बोलूं पापा, पर मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते। हमारे घर से कुछ मिनट की दूरी पर मैं आपके लिए रेंट का कमरा ले लेता हूँ और आपको वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा। अब आप हमारे साथ नहीं रहोगे। मम्मी अब और नहीं सहेगी। पति पत्नी की जो नोक झोंक बहुत बार सभी को सामान्य लगती है, क्योंकि कई बार बीवियां अपने पति की बड़ी बड़ी गलतियों को ढक देती हैं और वही बाद में जाकर ऐसा रूप ले लेते हैं। इसीलिए किसी भी जोड़े को लड़ता देखकर हम ये नहीं कह सकते कि गलती किसकी है।